हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 23 अगस्त 2021। आइए आज की मुख्य समाचार जान लेते हैं। लोन चुका दिया तो बैंक से कागज लेना ना भूले, बाद में कोर्ट कचहरी का काटना पड़ जाएगा चक्कर। दोस्तों, भविष्य में आप लोन का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए एनओसी सबसे ज़रूरी कागजात चाहिए। एनओसी नहीं होने पर लोन का बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर किसी एक बैंक से लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एनओसी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने लोन लिया और समय पर ईएमआई भी आप भरते हैं, एक अच्छे लेनदार के रूप में खुद को साबित करते हुए समय पर लोन का सारा पैसा चुका दिया, मूलधन और ब्याज की पाई आपने चुका दी। अब सवाल है कि लोन चुकाने के बाद आप क्या सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए? सैद्धांतिक तौर पर इसका जवाब हाँ है, लेकिन जानकारों से पूछें तो वे कुछ और ही कहेंगे। लोन और बैंकों से कर्ज के लेन देन के जानकार बताते हैं कि समय पर कर्ज चुकाना अच्छी बात है, लेकिन इससे आप सभी झंझटों से मुक्त नहीं हो जाते। लोन का पैसा चुकाने के बाद ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है। यह जिम्मेदारी होती है बैंक से अप्रूवल लेने की। दोस्तों, बैंक से लिखकर लेना होता है कि अब किसी तरह का कर्ज बकाया नहीं रह गया, लेनदार अब कर्ज की अदायगी से पूरी तरह मुक्त है। ध्यान रखें कि यह काम मुंह जबानी नहीं होना चाहिए। बैंक से लिखकर लेना होता है कि अब किसी तरह का कर्ज बकाया नहीं रह गया, लेनदार अब कर्ज की अदायगी से पूरी तरह से मुक्त है। ध्यान रखें कि यह काम मुंह जबानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए बैंक को एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है। इस सर्टिफिकेट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। एसबीआई ग्राहकों को मिल रहा है पैन कार्ड से जुड़ा ये मैसेज। आपके पास भी आया तो संभल कर, खाता हो सकता है खाली। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को पैन कार्ड अपडेट करने को लेकर एक मैसेज मिल रहा है, जिसमें एसबीआई योनो अकाउंट के सस्पेंड होने की बात भी कही जा रही है। इस पर एसबीआई ने अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को कई बैंकिंग कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से करने की सुविधा दी है। ग्राहक नया बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर पैसे ट्रांसफर करने का काम ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देने के साथ उन्हें जागरूक करने का कार्य भी करता है और समय समय पर अपडेट देता रहता है। लेकिन इसी बीच कई साइबर क्राइम एक्सपर्ट बैंक से मिलते जुलते मैसेज करके लोगों को चंगुल में फंसा रहे हैं और उनके अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। इन दिनों एसबीआई के कई ग्राहकों को पैन कार्ड को लेकर एक मैसेज मिल रहा है, जिसमें एसबीआई योनो ऐप अकाउंट को सस्पेंड होने की बात भी कही जा रही है। इस पर बैंक ने अलर्ट भी जारी किया है और बैंक ग्राहकों को जानकारी दी है कि ऐसे मैसेज पर विश्वास न करें। ऐसे में जानते हैं कि वे मैसेज क्या है और एसबीआई की ओर से क्या जानकारी ग्राहकों को दी जा रही है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। कैंटीन सुविधा की पेमेंट पर कर्मियों को नहीं देना होगा जीएसटी, जाने क्या है नियम। दोस्तों, एएआर ने कहा कि कैंटीन सुविधा पर जीएसटी भुगतान के लिए आईटीसी जीएसटी कानून के तहत प्रतिबंधित क्रेडिट है और आवेदक को इसका लाभ नहीं मिल सकता। दोस्तों, कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के लिए चुकाई गई राशि पर जीएसटी नहीं लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने यह व्यवस्था दी है। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने एआर की गुजरात पीठ से संपर्क कर यह जानकारी मांगी थी कि क्या उसके कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के इस्तेमाल के लिए उनसे वसूली गई मामूली राशि पर जीएसटी लगेगा। एआर ने कहा कि कैंटीन चार्ज के लिए कर्मियों को जीएसटी नहीं देना होगा। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि क्या कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई कैंटीन सुविधा पर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा लिए गए जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। एआर ने अपने फैसले में यह कहा है कि टाटा मोटर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की है, जिसका संचालन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत कैंटीन शुल्क के एक हिस्से का बोझ कंपनी वहन कर रही है और शेष का कर्मचारी उठा रहे हैं। दोस्तों, आइए हम लोग कोविड अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक के टोटल केसेस हैं दोस्तों 3,24,24,234। रिकवरी दोस्तों हुई है लोगों की 38,487। एक्टिव केसेस अभी हैं दोस्तों 3,53,398। जो डेथ्स हुई हैं दोस्तों वो 403 है। जो दोस्तों आज नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 30,948 और जो कल रिपोर्ट नए केसेस हुए थे वो हैं 34,457। दोस्तों, आइए यूपी में बात कर लेते हैं कि कोरोना का क्या हाल है। दोस्तों, अभी तक के टोटल केसेस 17,09,100 हैं। नए केसेस 24 हैं। एक्टिव केसेस 407 हैं। रिकवर्ड लोग हुए हैं 16,85,901। डेथ हुई है 22,792 लोगों की। दोस्तों, जिनकी कोविड पॉजिटिव आई है उनकी संख्या है 7,03,78,196 और दोस्तों जिन्होंने डोजेज एडमिनिस्टर कर ली हैं उनकी संख्या है 6,34,39,200। दोस्तों, भारत में पार्टनर के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करेगी शाओमी की फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, स्टैश फिन, मनी व्यू, अर्ली सैलरी और क्रेडिट विद्या जैसे संगठनों के साथ पार्टनरशिप में पेश की जाएंगी। चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी भारत में पार्टनर के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज की पेशकश करेगी। शाओमी पेमेंट, लोन और इंश्योरेंस सेक्टर में कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने की अपनी कोशिश के तहत गोल्ड लोन, क्रेडिट लाइन कार्ड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करेगी। शाओमी के इंडिया हेड मनु जैन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, स्टैश फिन, मनी व्यू, अर्ली सैलरी और क्रेडिट विद्या जैसे संगठनों के साथ पार्टनरशिप में पेश की जाएंगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अब एफडी की तरह सेविंग खाते के पैसे पर हर महीने मिलेगा ब्याज। इस बैंक ने शुरू की खास सर्विस। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी सेविंग खाते पर 5% तक ब्याज दे रहा है। खाते में
में 2 करोड़ से कम की राशि होने पर 4 से 5% तक ब्याज दिया जा रहा है। बाकी बैंक इसी राशि पर 3 से 3.5% ब्याज दे रहे हैं। इसके साथ ही हर महीने मिलने वाला ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। दोस्तों ब्याज तो हर दिन के हिसाब से जोड़ा जाता है, लेकिन यह आपके खाते में तिमाही यानी 3 महीने या छमाही यानी 6 महीने पर जमा किया जाता है। दोस्तों बैंकों की तरफ से सेविंग खाते में कब ब्याज जमा करना है, इसके बारे में रिजर्व बैंक का खास निर्देश है। पहले ब्याज का पैसा हर 6 महीने पर जुड़ता था, लेकिन बाद में रिजर्व बैंक की दखल अंदाजी के बाद हर तिमाही ब्याज जुड़ने का नियम लागू कर दिया गया है। इन सबके बीच एक बैंक ऐसा भी है जो अपने ग्राहकों को हर महीने सेविंग खाते पर ब्याज दे रहा है। इस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। इनकम टैक्स के बदले गए ये 5 बड़े नियम। अब इनकम पर पहले से ज्यादा भरना होगा टैक्स। दोस्तों अगर आप 1 साल में लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में 2.5 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो उस प्लान का वित्तीय लाभ लेते हैं तो कमाई का पैसा कैपिटल गेन्स में गिना जाएगा और आपको टैक्स भरना होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी एक्टिविटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। आपके वित्तीय लेन देन और बैंक से जुड़े कई काम बदल दिए गए हैं। यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2022 के लिए लागू हैं और कुछ की सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन बदलावों को मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही अमल में लाना है। अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, टैक्स आदि के झंझटों से मुक्त रहना पड़े, तो इन 5 नियमों के बारे में जान लें। ये नियम PF, TDS, पैन लिंकेज, लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और सीनियर सिटीजन ITR से जुड़े हैं। दोस्तों अगर CTC नहीं है तो नेट सैलरी देखकर होम लोन देते हैं बैंक, आपको कितना मिलेगा ऐसे लगाएं हिसाब। दोस्तों अगर आपकी नेट सैलरी 55,000 है तो आप बैंक से 33 लाख का होम लोन ले सकते हैं। इतने रुपए के लिए आप पात्र माने जाएंगे। 35,000 सैलरी है तो 25.5 लाख, 50,000 सैलरी है तो 38 लाख और 60,000 है तो 46.5 लाख का होम लोन पा सकते हैं। दोस्तों बैंक वाले कुछ गुणा भाग करने और कागजी कार्रवाई के बाद लोन पास कर देंगे। लोन पास होने के बाद आप हिसाब लगाएंगे। हो सकता है आपको लगे कि यह सैलरी तो अच्छी खासी है लेकिन बैंक ने कम लोन दिया है। आपकी तरह कई लोग हैं जिनके दिमाग में यह बात घूमती है। दोस्तों अंत में वे यही मान लेते हैं कि बैंक की बातों में माथा खपाने का क्या मतलब, जो लोन मिला वही बहुत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एक बार जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों सैलरी के हिसाब से लोन कम मिला, इसकी क्या वजह हो सकती है। दोस्तों इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपको किस कंपनी या संस्थान से आपको आपकी सैलरी मिल रही है। यह सैलरी तय कर देती है कि आप होम लोन के लिए कितने लाख रुपए तक पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।